हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वस्थ व्रत में हम दिनचर्या आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दिनचर्या जो स्वस्थ व्रत के अकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे जो अष्टांग का जो दिनचर्या है जो भाग्यवत जी ने बताया है उसमें थोड़े से पॉइंट्स डिफरेंट आएंगे, क्योंकि ये जो दिनचर्या है ये हमको क्या देखना है, ये हमारे स्वस्थ व्रत के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़े से पॉइंट डिफरेंट आएंगे। मैं आपको सबसे पहले इंडेक्स बता देती हूँ कि हमको दिनचर्या में क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले उसका परिभाषा दिनचर्या का उद्देश्य एवं महत्व रहेगा। सेकंड ब्रह्म मुहूर्त। थर्ड जो रहेगा वो ऊषा जलपान। फोर्थ रहेगा शरीर चिंता मल त्याग। फिफ्थ रहेगा मुख प्रज्वलन। सिक्स्थ जो रहेगा वो दंत धावन जीवा निर्लेखन अंजन प्रतिमर्शनस गंडूस कबल धूमपान अभ्यंग व्यायाम स्नान अनुलेपन रत्न भरण दैनिकचर्या में उपयोग में आने वाले सौंदर्य प्रसाधनों का प्रभाव। ये जो सारे पॉइंट रहेंगे वो हमको दिनचर्या में पढ़ना है। हाँ, तो हम ये पार्ट 1 पार्ट 2 में जो रहेगा दिनचर्या को कवर करेंगे। ठीक है, जो पार्ट 1 है उसमें हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा काम है कि ये जितने भी हमारे सिलेबस के पॉइंट हैं वो आपको याद हो जाएं। सिर्फ सिलेबस के जो दिनचर्या में कवर होने वाले पॉइंट्स रहेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जागने से लेके जो कि शाम तक का होने का जो टाइम रहता है उसमें जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे स्वस्थ व्रत में उनको आपको लर्न करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, एक उसको उससे हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारी ट्रिक के ऊपर, देखते हैं कि ये स्टोरी है, एक मतलब स्टोरी फॉर्म में ये ट्रिक है। तो उससे आप थोड़ा सा इमेजिन करके चलेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, स्पेशली ये उनके लिए तो बेस्ट ट्रिक रहेगी जिनको स्टोरी फॉर्म में याद होती हैं चीज़ें, उनके लिए ये अच्छी ट्रिक है। ठीक है, उनमें से मैं भी हूँ, मुझे स्टोरी टेल मतलब जो ट्रिक होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस फॉर्म में बनाई है ये ट्रिक, तो आप उससे याद कर लेना। सबसे पहले जो रहेगा वो मतलब मेरे दादाजी जो थे वो जो चीज़ें करते थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रिक बनाई है। ठीक है, मतलब जो मेरे दादाजी थे वो शुरू से लेके शाम तक सुबह से ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो मेरे दादाजी थे वो क्या करते थे, सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से उठते थे। आपको मेरे दादाजी का ही चीज़ जो है मतलब जो मैं स्टोरी बता रही हूँ उसको याद करके चलेंगे आप तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। ठीक है, उनको इमेजिन करके चलना है। तो मेरे दादाजी जो थे वो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, इट मीन्स सूर्य उदय से पहले। ठीक है, उठकर वो क्या करते थे, ऊषा जलपान करते थे, मीन्स क्या का गुनगुना पानी पीते थे। उनको हैबिट थी हमेशा ही कि वो हल्का गुनगुना पानी सबसे पहले पीते थे उठकर, डायरेक्ट बिना ब्रश किए सब कुछ वो तुरंत के तुरंत हल्का गुनगुना पानी पीते थे। देन उसके बाद आता था वो फिर कोई भी इंसान उठकर क्या करेगा, शरीर चिंता मल त्याग। ठीक है, मतलब फ्रेशन अप होना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, मुख प्रज्वलन दंत धावन ब्रश करना या जीवन लेखन, उसी में आ जाएगा सारा कुछ, ब्रश करना। ठीक है, यहाँ तक तो कॉमन रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ से आपको स्ट्रॉन्गली इमेजिन करके चलना है। ठीक है, तो मेरे दादाजी जो ब्रश वगैरह करने के बाद आते तो सबसे पहले क्या करते, अंजन लगाते मतलब काजल लगाते थे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आँखों का हो गया मतलब काजल लगा लिया उन्होंने। उसके बाद वो प्रतिमर्श नस से लेते थे, मतलब जो अणु तेल होता है उसकी 2 ड्रॉप्स जो था वो दोनों उसमें डालते थे, नेज़ल पैसेज में डालते। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, प्रतिमर्श नसी के बाद आता है गंडूश या कवल सेवन। तो ठीक है, तो हमेशा वो ऑयल पुलिंग की उनकी हैबिट थी कि सरसों वगैरह का जो तेल रहता था उसको वो मुंह में भर के या तो उसको होल्ड करके रखेंगे या फिर उनको मतलब पूरा गार्गल टाइप करके करते थे। तो ठीक है, गंडूश और कवल मैंने उसी में एक में ही मतलब कर दिया है आपको। ठीक है, उससे आपको तो यहाँ तक फिर हम फिर से देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने ऊषा जलपान मतलब गुनगुना पानी पिया। देन शरीर चिंता मल त्याग मुख प्रज्वलन दंत धावन जीवन लेखन एक ही में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि मतलब दादाजी ने अंजन किया मतलब काजल लगाया। उसके बाद प्रतिमर्श नस्य लिया उन्होंने, फिर गंडू सेवन मतलब गंडूस का या कवल का धारण किया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद वो ये सब हो गया। उसके बाद वो पान खाते। ठीक है, उनको पान खाने की आदत थी, तो उसमें जो भी है मीठा पान जो जैसा रहता है उसमें वो पान खाते। ठीक है, उसके बाद आता तांबुल सेवन के बाद क्या आता है, धूमपान।
तो ये धूम्रपान नहीं है जैसा कि सभी बोलते हैं। जब भी दिनचर्या कोई पढ़ाएगा आपको स्ट्रांगली इसको पॉइंट आउट करेगा कि ये धूम्रपान नहीं है, ये धूमपान है। मीन्स जो आयुर्वेदिक मेडिकेटेड वो धूमपान होता है वो करते, ठीक है। वो मैं अभी जब धूमपान पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिर उसके बाद धूमपान लेने के बाद वो अभ्यंग करते। अभ्यंग मतलब तेल मालिश करते, अपने पूरी बॉडी को ऑयलिंग करते, ठीक है। उसके बाद क्या करते, ऑयलिंग करने के बाद जो रहता वो व्यायाम करते। व्यायाम में या तो वो वॉकिंग कर सकते, या तो चक्रमण जिसको हम बोलते हैं, या फिर वो हमेशा, मेरे दादाजी तो हमेशा सूर्य नमस्कार करते थे, उनको हैबिट थी हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद व्यायाम करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद वो स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद कोई भी आएगा तो कुछ जो ऑइलमेंट वगैरह होगा, क्रीम वगैरह कुछ तो लगाएगा बॉडी के ऊपर, तो कोई क्रीम या ऑयल कुछ भी लगा सकते, तो अनुलेपन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी पिया गुनगुना, ठीक है। उसके बाद शरीर चिंता, मल त्याग, मुख प्रक्षालन, मुँह हाथ धोए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अंजन काजल लगाया उन्होंने। फिर प्रतिमर्श नस्य लिया। फिर उसके बाद गंडूश या कवल का धारण किया। फिर तांबुल सेवन किया, मतलब पान खाया, ठीक है। उसके बाद धूमपान लिया उन्होंने। फिर मालिश की बॉडी की, जिसको अब हमने ये अभ्यंग बोल दिया। फिर व्यायाम किया, जिसमें मैंने बताया कि मेरे दादाजी सूर्य नमस्कार करते थे, या हल्की वॉकिंग जिसको हम बोलते हैं चक्रमण, वो कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद स्नान किया उन्होंने। स्नान के बाद अनुलेपन लगाया, मतलब कोई भी क्रीम वगैरह लगाई। उसके बाद वस्त्र धारण किए। वस्त्र धारण करने के बाद ये जो भाग्यवत वाली जो दिनचर्या भागवत जी ने बताई है उसमें मतलब इसके बाद स्नान के बाद भोजन वगैरह बताया गया है, लेकिन वो इस वाली दिनचर्या में हमारे स्वस्थ व्रत में उसके ऊपर पॉइंट नहीं बताए हैं, तो हम डायरेक्ट फिर दंड धारण बोल सकते हैं। मतलब डंडा लिया, जब वो कहीं भी बाहर जाते थे तो उनको हमेशा आदत थी कि डंडा लेके ही जाना है, ठीक है। वो उसके बाद जो पैर में पहनने के लिए जूते वगैरह जो भी पहना, जो पादत्र धारण जिसको बोलते हैं, और छत्ता हमेशा, मतलब उनके हाथ में छाता हमेशा, जब भी वो बाहर जा रहे हैं, चाहे वो धूप हो, चाहे बारिश का सीज़न हो, चाहे कोई भी सीज़न है, वो हमेशा छाता लेके जाते। क्योंकि उनका कहना यही था कि अगर वो नहीं हुए, बारिश नहीं हुई तो धूप से बचाएगा, और धूप नहीं हुई तो बारिश से, हर जगह मतलब छाता काम आता। तो छाता और जो डंडा होता उसको हमेशा लेके जाते। फिर उष्णीय धारण, मतलब वो पगड़ी पहनते थे हमेशा उनके सर पे, मतलब वो पगड़ी बांध के ही जाते कहीं भी जाते। फिर रत्न आभूषण में आता है रत्न भरण, मतलब होता है कोई भी आप मणि वगैरह या कोई भी अंगूठी वगैरह कुछ भी पहनते हैं तो वो जो आएगा रत्न भरण में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी ट्रिक होती है कि सबसे पहले मेरे दादाजी का ही सब कुछ इमेजिन करके चलना। आप जिस तरीके से मैंने स्टोरी बताई है, अगर आपको उस तरीके से आप इमेजिन करके चलोगे तो ये पॉइंट सीक्वेंस वाइज आप लिख सकते हो। इसका सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इसमें, क्योंकि हर आचार्य का थोड़ा सीक्वेंस में चेंज है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये स्वस्थ व्रत में जिस हिसाब से सीक्वेंस, इवन आप जब दिनचर्या पढ़ोगे तो दिनचर्या में आपको जो अपने थर्ड ईयर का सिलेबस है उसमें यही पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने इंडेक्स में बताया वो। और यहाँ से ही शुरू होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, वहाँ से उषा जलपान किया, शरीर चिंता मल त्याग, मुख प्रक्षालन, दंत धावन, जीवन लेखन, देन अंजन जिसको काजल लगाना बोला, फिर प्रतिमर्श नस्य, गंडूस कवल जो भी धारण किया, फिर तांबुल सेवन मतलब पान खाया, फिर उसके बाद धूमपान लिया, अभ्यंग किया, व्यायाम किया, स्नान किया, अनुलेपन, वस्त्र धारण, दंड धारण, पात्रत्य धारण, पादत्र धारण, छत्र धारण और उष्णीय धारण मतलब पगड़ी पहनना, और रत्न भरण, ठीक है। ये हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी हमारी दिनचर्या की जो थी वो ट्रिक थी। मैंने कोशिश की है उसको किसी तरह जोड़ने की कि सारे पॉइंट्स आपको सीक्वेंस वाइज हो जाए, तो कोशिश करना आप इस ट्रिक से अगर हो जाता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं दिनचर्या। अब हम इधर से चालू करते हैं दिनचर्या, तो ठीक है। स्वस्थ व्रत में ये सेकंड चैप्टर है हमारा। यहाँ से हम दिनचर्या की परिभाषा से आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। दिने दिने चर्या, दिनचर्या, आचार्य भागवत जी ने बताया सूत्र स्थान में कि दिन मीन्स प्रतिदिन की चर्या का नाम दिनचर्या होता है, ठीक है। चर्या का मतलब क्या होता है, दिन का मतलब होता है प्रतिदिन, ठीक है। अब चर्या का मतलब होता है चरण या आचरण। तो इसमें क्या कहा गया है कि इस अध्याय में उस आचरण का उल्लेख किया गया है जो
इस लोक तथा परलोक में लाभप्रद हो। मतलब हम ये जो लाइफ जी रहे हैं उसके लिए तो हो ही अच्छा बेस्ट, लेकिन परलोक के लिए भी अच्छा हो, इसी को हमने मतलब आचार्य वाग्भट जी ने बताया है। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी आपको सबसे पहले दिनचर्या जरूर लिखना है श्लोक में। ठीक है, उसके बाद आते हैं मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जिस आचरण का अपने जीवन में प्रत्येक दिन पालन या निर्वाह करना चाहिए वह आचरण दिनचर्या कहलाती है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप में ही जो बोल रहे हैं वही उससे आपको क्लियर होगा। अब आता है हमारा मतलब जो हिंदू हैं उन्होंने क्या बोला है, प्रतिदिनम कर्तव्यचर्या दिनचर्या, मतलब प्रतिदिन करने योग्य चर्या दिनचर्या कहलाती है। ये भी इसकी डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अष्टांग हृदय में भी आगे बोला है कि जिस आचरण या चर्या से आयु का मतलब सुख आयु का लाभ हो वही आचरण आचरणीय है। ठीक है, आचार्य वगैरह ये इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही बस पढ़ना। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट रहेगा डेफिनेशन के लिए। उसके बाद आते हैं हम उद्देश्य एवं महत्व के ऊपर। तो इसका जो उद्देश्य और महत्व होता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो जिस व्यक्ति को दिनचर्या मतलब जो हमारा डेली रेजिमेन होता है, ठीक है, रात्रिकालीन चर्या एवं ऋतुकालीन चर्या का ज्ञान है, वह उसका पालन नित्य वैसा ही आचरण करता है, वह सदैव स्वस्थ रहता है। ठीक है, ये आप पॉइंट्स उसमें डाल सकते हो। स्वस्थ दिनचर्या का पालन करने से शरीर में स्वच्छता आती है, सौंदर्यता बढ़ती है। ठीक है, ब्यूटी हमारी अच्छी होती है, ऊर्जा मिलती है, मतलब हम एनर्जेटिक फील करते हैं अगर हम अच्छे से टाइम से उठते हैं, टाइम से सारी चीज़ें करते हैं, जिस तरीके से आयुर्वेद में दिनचर्या का बताया गया है उन सबको फॉलो करते हैं, तो हमें एनर्जी भी रहेगी, बल मतलब स्ट्रेंथ भी रहेगी। ठीक है, उसकी भी वृद्धि होगी, मन व इंद्रियां प्रसन्न रहेंगी, आयु का लाभ होता है, जरा के लक्षण मतलब जो ओल्ड एज होती है वो भी मतलब देर से आती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा उद्देश्य एवं महत्व जो दिनचर्या का है इसमें आप ये पॉइंट्स डाल सकते हो। अब आते हैं हम मेनली जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें स्टार्ट करते हैं, वहाँ से दिनचर्या चालू होती है। तो वहाँ से क्या है, स्वस्थ मतलब निरोग मनुष्य आयु की मतलब जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त मतलब ये आप तो ये बहुत सारा बताया हुआ है, आप उसको ना याद रख के आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि क्योंकि ऋतु के अकॉर्डिंग अलग अलग काल होता है, इसीलिए हम ब्रह्म मुहूर्त को एग्जैक्ट डिफाइन करना सही नहीं रहेगा। लेकिन आप इतना ध्यान रख सकते हो इन जनरल कि 4 से 6 बजे का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त आता है। ठीक है, ब्रह्मा मीन्स होता है ज्ञान एवं परमात्मा को कहते हैं। ठीक है, मुहूर्त का मतलब होता है सही या अनुकूल समय। कभी भी हमने सुना होगा किसी चीज़ का, पूजा का, गृह प्रवेश या किसी भी शादी वगैरह में सुनते हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है या मुहूर्त है, तो मुहूर्त का मतलब होता है सही समय। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इस समय उठकर परमात्मा का ध्यान तथा विद्या अध्ययन करना चाहिए। सुश्रुत ने भी इसकी महत्वता बताई है, जिसमें वो प्रातः काल को अमृत वेला कहते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रख सकते हो कि सुश्रुत जी ने ही अमृत बेला कहा है ब्रह्म मुहूर्त में। इसमें बोलते हैं वो कि शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल प्रकाश, विपुल आकाश, ये मतलब स्वच्छ प्रकाश। ये क्या बोलते हैं, आचार्य चरक ने इस प्रातःकालीन पंचामृत को त्यागने वाले लोग आरोग्यवान, भाग्यवान तथा ज्ञानवान नहीं हो सकते। ठीक है, इस प्रकार से सुश्रुत जी ने ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन बताया है। ठीक है, मतलब अच्छा उनके लाभ वगैरह बताया। एक अथर्ववेद में भी बोला गया है इसके बारे में कि प्रातःकाल सूर्य की रश्मियों से व्याधियाँ नष्ट होती हैं। ठीक है, बाल अरुण की अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा विटामिन डी एवं ई का निर्माण आधुनिक विज्ञान में लोग भी मानते हैं। ठीक है, मुख की दुर्गंधता, कोष्ठवध्यता, अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन, आलस्य या एवं अनेकों प्रकार के नेत्र रोग केवल प्रातःकाल उठने से मतलब होते हैं, मतलब अगर नहीं उठते तो होते हैं, अगर उठेंगे तो ये ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन देख लिया। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है कि जो 6 से 4 बजे का जो टाइम होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम आते हैं ऊषा जलपान पर, ठीक है। तो ऊषा जलपान मतलब जैसे मैंने बताया कि सूर्य के उदय काल में प्रातः 8% जल पान करना चाहिए। 8, आप ये कोई ऐसा मापना या कोई मेज़र करना वो नहीं है, आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि 700 ml के समथिंग का जो प्रातः काल जो सेवन बताया है वो जल, वो आप ध्यान रख सकते हैं कि 700 ml अप्रॉक्स कम से कम पीना चाहिए। इसका भी एक लॉजिक है, पता है आपको एक चीज़ पता होगी कि जो मतलब फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मॉर्निंग में भी वही सेम होता है और नाइट में भी सेम होता है कि 6 से 10 बजे का जो टाइम होता है उसमें कफ का प्रकोप होता है, ठीक है। और 6 से 10 बजे से 2 बजे तक जो टाइम रहता है वो मतलब ये कफ का काल, प्रकोप की नहीं बोलूँगी, मतलब कफ का काल होता है 6 से 10 बजे तक। और 10 से 2 बजे तक जो रहता है वो 10 बजे से 2 बजे तक पित्त का रहता है और 2 से 6 के बाद वात का रहता है। और यही सेम चीज़ नाइट में भी रिपीट होती है, ठीक है। यही काल नाइट में दोषों का होता है। तो ये जब इसीलिए ये पानी के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ लोग बोलते हैं नहीं पीना चाहिए, कोई बोलता है पीना चाहिए, तो इसका एक लॉजिक है कि आप जब 4 बजे के 6 बजे तक के बीच में आप उठोगे तो उस टाइम क्या है, वात का प्रकोप होता है। तो जो वात अपना बड़ा होगा ना, उसको उसकी शांति के लिए क्या है, उसके शमन के लिए हमको हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से 700 ml 704 ml समथिंग आप प्रातःकाल सेवन कर सकते हो। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले मल मूत्र त्याग करने के पहले ही जल पीता है उसके वात आदि दोष सम रहते हैं एवं जठर अग्नि मंद नहीं होती, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो इसमें। ऊषा जलपान के लाभ क्या होते हैं तो वो हम देखें तो इसमें क्या रहेगा, रात्रि के अंत में जल का पान करने से अर्श, उदर रोग, मेदो विकार, ओबेसिटी, गल रोग मतलब थ्रोट डिसऑर्डर, सिरासूल, हेडेक हो गया, रक्तपित्त, जो हेमरेज वगैरह, इंटरनल हेमरेज वगैरह रहेगा, नेत्र रोग वगैरह, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य वातज, पित्तज, क्षतज व कफज रोग भी प्रातः जलपान के अभ्यास से शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसके लाभ होते हैं। उसके बाद आते हैं हम शरीर चिंता मल त्याग पर। तो क्या रहेगा, शरीर की चिंता अर्थात जीर्ण एवं अजीर्ण रात्रि का भोजन पच गया है या नहीं, इसका विचार करके क्या करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मलमूत्र के मार्ग को अच्छे से शुद्ध जल से धोना चाहिए। इस तरीके से ये शरीर चिंता मल त्याग में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं मुख प्रक्षालन, मतलब आचमन भी बोलते हैं मुख प्रक्षालन को। तो इसमें क्या है, मतलब ये फेस वॉश करना क्या रहेगा, इसमें आचमन का समय धातुएं मल, अश्रु, वसा, केस आदि को स्पर्श करने के पश्चात, स्नान करके, भोजन के पूर्व व पश्चात, सोकर उठने के पश्चात, छींकने के बाद, देव पूजन के पहले आचमन करना चाहिए। आचमन दोनों हाथों से करना चाहिए, अपवित्र हाथों से नहीं करना चाहिए, ठीक है। आचमन करते समय किसी भी कोई शब्द नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से मुख प्रक्षालन वगैरह बताया गया, आचमन बताया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दंत धावन पर। तो ब्रशिंग करेंगे, ठीक है। तो ब्रशिंग में क्या रहेगा, आयुर्वेद के अनुसार कसाय, कटु एवं तिक्त जो रस वाले वृक्ष हैं उनकी दतोन से था। पहले के टाइम पे दतोन का ही यूज़ किया जाता था। जब आचार्यों ने लिखा है तब उस हिसाब की वो दतोन के बारे में बताया। आज के टाइम पे जो गांव में नहीं रहते, जो शहर में रहते हैं, उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि दतोन से तो ब्रश ही कर सकते हैं, पर अपन पढ़ना तो पड़ेगा हमको कि क्या बोला है। तो उस हिसाब से आप दतोन से उसके अग्र क्या है कि दतोन को पहले कोई भी ये जो वृक्ष बताए हैं इनकी दतोन लेंगे, उसके अग्र भाग को अच्छे से कुचल कर मतलब उसको सॉफ्ट बना लेंगे, क्योंकि जो हमारी गम्स हैं उनको इंजरी ना हो जाए, कुछ भी इंजर्ड ना हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, उससे रक्षा करते हुए 2 बार प्रातःकालीन और शाम के टाइम दतोन करना चाहिए। दतोन 12 अंगुल लंबी कनिष्ठिका मतलब जो हमारी लिटिल फिंगर होती है उसके समान मोटी होनी चाहिए। इसके रस भी बताए हुए हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो कि रस, तिक्त रस जो रहेगा उसके लिए श्रेष्ठ दतोन जो रहेगी निम्ब की रहेगी। कसाय रस के लिए खदिर और मधुर रस के लिए महुआ और कटु रस के लिए करंज की रहेगी, ठीक है। इससे क्या लाभ होता है तो हम सभी जानते हैं, मुख की दुर्गंधता, विरसता मतलब कोई भी जो अलग प्रकार का टेस्ट रहेगा, टेस्ट मतलब अच्छा रहेगा हमारा, जीवा, दंत, मुख के मल नष्ट हो जाते हैं तथा भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। शीघ्र ही दांतों का शोधन होता है। फिर दंत धावन के लिए अयोग्य कौन से हैं, जहाँ हमको तीनों चीज़ें ध्यान रखनी। सबसे पहले क्या है, कोई भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको कि वो है क्या, कैसे करना चाहिए, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके बाद उससे लाभ क्या है, फिर उसके
अयोग्य भी देखने हैं, मतलब किसको नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सब कर सकते, कोई कोई डिसीज़ हैं ऐसी जिनमें एक्सेप्शन बोला है कि इसमें नहीं करना चाहिए, जिसमें से गले का, तालू का या ओष्ठ के, जीवा के रोग में, मुख पाक में, कोई भी माउथ डिसऑर्डर है, इन शॉर्ट आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, कोई भी माउथ डिसऑर्डर होंगे उसमें आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दंत धावन चूर्ण भी बताया गया है कि जैसे मधु हो गया, शुंठी पिपली मरीच जिसको व्यूस बोलते हैं, या त्रिवर्गीय त्वक, इला पत्र, तेल, सेंधव लवण, तेज पत्र जो होते हैं, तेज बल के पूर्ण से लिप्त दतोन का नित्य सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से टूथ पाउडर भी बताया है कि जब ऐसी कंडीशन होती है जब हम दतोन नहीं करते हैं ना, तब ये करना चाहिए, मतलब ये पाउडर का यूज़ कर सकते हैं उस वक्त हम, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन में हम क्या देखेंगे कि जीवा के मल को साफ करने के लिए जीवा निर्लेखनी जो जीवी होती है ना उसको बोलते हैं, टंग स्क्रैपर और जो होता है उसको बोलते हैं। पहले के टाइम उसके लिए भी बताया कि किस प्रकार की होनी चाहिए। वैसे आपने फर्स्ट ईयर में अगर अष्टांग हृदय अच्छे से पढ़ा है तो उसमें काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं, तो जिन्हें नहीं पढ़ा है वो भी, उनको भी अच्छे से समझ आ जाएगा ये पॉइंट, और नहीं जिन्हें पढ़ा है उनका रिवाइज हो जाएगा। तो जीवा के मल को साफ करने के लिए जीवा निर्लेखनी का प्रयोग किया जाता है। यह स्वर्ण, रजत, ताम्र, त्रिपुष और पीतल की बनाई जाती है, इनमें से किसी की भी हो सकती है। इसके जो आगे का भाग होता है तीक्ष्ण, मतलब कोई नॉन शार्प टाइप का होना चाहिए। जीवा के मूल में रहने वाला मल श्वास उच्छ्वास में बाधा उत्पन्न करता है और मुख में दुर्गंध उत्पन्न करता है, इसलिए जीवा जो निर्लेखनी है, मतलब टंग स्क्रैपर है, उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इससे शोधन हो जाता है, जीवा मूलगत जो मल होता है उसका शोधन होगा, मतलब निकल जाएगा वो। जीवा निर्लेखनी की जो लंबाई है वो 10 अंगुल बताई गई है। इस प्रकार से जीवा निर्लेखनी तक हुआ, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा आगे का, जो दिनचर्या का हमको टॉपिक पढ़ना है वो है अंजन, और इसके अंजन के बाद हम बाकी के सारे जो टॉपिक रहेंगे वो पढ़ेंगे। तो बाकी का जो पार्ट रहेगा वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे दिनचर्या का, तो आप मिस मत करना। उसमें हमने काफ़ी ट्रिक्स भी ऐड की हुई हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपसे क्या है ना, कुछ चीज़ें हमको हमेशा टफ़ लगती हैं, उनके टाइप्स वगैरह क्या है, कैसे, वो सब आपको ट्रिक्स से मैं याद करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो बाकी का जो पार्ट रहेगा आप सेकंड पार्ट में ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।